प्रिय छात्र छात्राओं, सुप्रभात। आज मैं कक्षा 10 के बच्चों के लिए एक नया पाठ लेके आया हूँ, जल संसाधन। और जैसा कि आप जानते हैं कि संसाधन क्या होता है, तो सबसे पहले मैं आपके सामने संसाधन की परिभाषा रखता हूँ। प्रत्येक वह वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, जो सांस्कृतिक रूप से मान्य है और जो आर्थिक रूप से संभव है, उसे हम संसाधन कहते हैं। जो आर्थिक रूप से संभव यानी आर्थिक रूप से किसी न किसी प्रकार से हमारे लिए हितकारी है और सांस्कृतिक रूप में, सामाजिक रूप में भी हमें मान्य है और हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रही है। तो जल जो है, अगर आप देखें हमारे दैनिक दिनचर्या में सुबह से लेकर शाम तक हम जल का प्रयोग निरंतर करते हैं। सुबह उठ करके नित्य कर्मों से लेकर के हाथ मुंह धोने, स्नान करने से लेकर खाना बनाने से लेकर कपड़े धोने से लेकर बर्तन मांजने से लेकर के और विभिन्न प्रकार के अन्य क्रियाकलापों में, सिंचाई से लेकर खेती से लेकर किस काम में पानी की आवश्यकता नहीं होती है। यानी पानी हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है। इसलिए कहते हैं जल माने पानी, जल एक महत्वपूर्ण संसाधन है। इसीलिए कहते हैं कि जल ही जीवन है, जल ही जीवन है। अब आप ये देखिए कि हमारी पृथ्वी में जल की तो बहुत मात्रा है। चारों तरफ सागरों, महासागरों में पानी भरा है। 3/4 भाग पानी से घिरा हुआ है, 1/4 भाग में धरती है, पृथ्वी है। तो फिर हम कैसे कहें कि धरती पे पानी की कमी है? लेकिन जब हम इसका अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि जो 3/4 यानी 70%, जो 70-72% जो भाग है या 75% जो भाग है, इसको हम क्या कहेंगे, ये सब खारे पानी से ढका हुआ है। 3/4 यानी 100 के अगर हम 3 टुकड़े कर दें तो 3 टुकड़ों में तो भले ये पानी है लेकिन ये खारा पानी है। और 1/4 भाग जो पृथ्वी है, उसके ऊपर जो धरातलीय पानी है, जो हमें अलवणीय जल हम जिसे कहते हैं, मृदु जल हम जिसे कहते हैं, ये केवल हमारे पास पीने के लिए केवल 3% पानी है। तो 97% पानी जो सागरों महासागरों में पाया जाता है, वो 97% पानी खारा है और हमारे किसी काम के नहीं, वो पीने के काम में, खाना बनाने के काम में नहीं आ सकता है। भले हम आजकल उसके लिए वैज्ञानिक उसमें भी क्या कर रहे हैं कि खारी जल को भी, अवलवणीय जल को भी तकनीकों के द्वारा परिष्कृत करने का प्रयास कर रहे हैं और ट्रेनों की धुलाई वगैरह अन्य कार्यों के लिए इसका यूज़ करने के लिए भारत में टेक्नोलॉजी में इसमें प्रयास किए जा रहे हैं कि ये इस पानी को हम इस प्रकार से भी यूज कर सके। लेकिन फिलहाल हमारे पास जो पानी है 3% पानी, उस 3% पानी से ही मानव जीवन पृथ्वी पे संचालित हो रहा है। और उस 3% पानी में भी ज़्यादातर पानी क्या है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुवों में, जो ध्रुवों में हमें बर्फ़ के रूप में ये ज़्यादातर मिल रहा है। केवल कुछ % पानी 0.6 के करीबन ये वाला पानी ही केवल क्या है, फिर जिसका हम यूज कर पा रहे हैं, जो नदियों के द्वारा हमें जलीय चक्र के, नदी नालों पोखरों के द्वारा या वर्षा के जल द्वारा जो हमें पानी मिल रहा है जलीय चक्र के रूप में। जल चक्र आप जानते हैं कि पृथ्वी में इस पर किस प्रकार से समुद्र के पानी में वाष्पीकरण होता है, किस प्रकार पानी फिर क्या करता है, वाष्प के रूप में ऊपर आसमान में जाता है और किस प्रकार वहाँ पे वाष्प में फिर क्या होता है, बादलों के रूप में संघनित होकर के वर्षा होती है और बादलों के रूप में जमा होता है। बादल फिर टूटते हैं और बादलों के द्वारा वर्षा होती है और वर्षा फिर धरती पे पहुँचते हैं, धरती के धरातल से होते हुए फिर वही नदी नालों और के द्वारा, नदियों के द्वारा फिर समुद्र में मिल जाती है। तो एक पूरा चक्र इसमें चलता है। तो हमारे पास ये जो जल संसाधन है, इसमें हमारा मुख्य फोकस रहेगा कि ये जो 3% जल हमारे पास है, इस जल का हम किस प्रकार से उपयोग करें। तो अगर आपके सामने मैं एक प्रश्न रखूं कि जल उपलब्धता के हिसाब से हमारे पास जल की कमी है या हमारे पास बहुत सारा जल है, तो अगर बिना ये जो तथ्य मैंने अभी आपके सामने रखे, अगर मैं संसार का नक्शा दिखाते हुए आपसे कहता कि देखो भाई बच्चों, ये इतना पानी जो है, ये जो नीला रंग दिख रहा है धरती, ये हमारे ग्लोब में ये सारा पानी है और ये जो बाकी धरती है ये धरती, तो आप कहते कि गुरुजी ये तो पानी ज़्यादा है।
और धरती का जो हिस्सा वो कम है। लेकिन अब जैसे कि तथ्य मैंने आपके सामने रख दिए कि ये जो महासागरीय सागरों का जल है ये तो क्या है, लवणीय है, इसमें लवण मिले हैं, खारा है, नमकीन है, जो किसी पीने के काम आता ही नहीं है। तो अब आप ये कहेंगे कि गुरु जी ये तो जल की कमी हो गई है। तो जल की कमी को ही बार बार क्वेश्चन आता है, जल दुर्लभता किसे कहते हैं? पानी की कमी को जल दुर्लभता कहा जाता है। और ये क्यों हो रहा है जल दुर्लभता? एक तो पहले प्राकृतिक रूप से ही पानी का हिसाब किस प्रकार से है, 97% पानी खारा और 3% पानी मीठा। तो जब 97% पानी खारा हो गया, 3% मीठा हो गया, तो जल दुर्लभता तो अपने आप ही हो गई है। लेकिन इसके जो 3% अगर पानी है, अगर उसका भी हम क्या कर रहे हैं, अतिशोषण कर रहे हैं, अत्यधिक उपयोग कर रहे हैं। अगर हमें 2 बाल्टी पानी से नहाना है तो हम कभी कभी 4 बाल्टी पानी से ही उसका यूज़, कभी करके नल को खुला ही छोड़ दे रहे हैं। कभी कभी खेतों में जितनी सिंचाई के लिए पानी की आवश्यकता नहीं, उससे ज़्यादा पाइप लगा करके दिन रात वहीं पे छोड़ दिया। तो भाई अगर हम इस प्रकार के एक्टिविटीज़ करते रहेंगे, इस प्रकार पानी का उपयोग करते रहेंगे, तो पानी की कमी होगी कि नहीं होगी भाई, बताओ आप ही बच्चों, है ना? पानी की कमी तो फिर होगी। तो हमें यही सीखना है कि हमें अति शोषण नहीं करना है, अत्यधिक उपयोग नहीं करना है। और फिर एक चीज़ आपके समझ में वो ना कि भारत भौतिक रूप से प्राकृतिक भागों में बंटा हुआ है ना? 4 प्राकृतिक भाग तो हम कक्षा बहुत छोटे बचपन से आपको पढ़ाते आ रहे हैं, है ना? हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर का मैदान, दक्षिण का पठार और समुद्र तटीय मैदानी क्षेत्र। तो अगर हम इस प्रकार से देखें तो वर्षा वितरण भी भारत में असमान है। कहीं पे तो अत्यधिक वर्षा होती है और कहीं पे वर्षा का पानी बहुत कम बारिश होती है। जैसे राजस्थान जैसे इलाके में तो बारिश बहुत कम होती है। अरुणाचल प्रदेश जैसे महासिनराम है मेघालय में, तो वहाँ अब दुनिया के सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। बल्कि अब तो महासिनराम से भी ऊपर ये जो है बारिश यहाँ पे सबसे ज़्यादा हो रही है। महासिनराम जिसको हम चेरापूंजी कहते हैं, यहाँ पे बारिश का केंद्र अब जब से सबसे ज़्यादा शिफ्ट हो गया महासिनराम में, है ना? पहले हम चेरापूंजी पढ़ाते थे, जब छोटे क्लासों में पढ़ाते थे कि ये सब क्यों हो रहा है, धरती भी किसी न प्रकार से क्या हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, मौसम में परिवर्तन और कई चीज़ें हो रही हैं जिससे कि हर चीज़ें माना ये समझ लीजिए कि जैसे पहले पौड़ी में नीचे तक बर्फ़ पड़ती थी और अब ऊपर कंडोलिया जो ऊपर के जंगल हैं उन वहाँ तक बर्फ़ पड़ती है। या जैसे हमारे उरेगी में है ना, जो जहाँ पे हमारी स्कूल है यहाँ पे बर्फ़ नहीं पड़ती है, कम पड़ती है, लेकिन गाँव के ऊपर वो जो ऊपर धार है, धार के ऊपर देखो कितनी बर्फ़ पड़ती है। तो ये शिफ्ट हो रहे हैं धीरे धीरे, पर्यावरण में भी परिवर्तन आते जा रहे हैं, कई चीज़ें हैं इसमें। लेकिन हमारा फोर्स यहाँ पे क्या है, हमारे यहाँ पे समझने का उद्देश्य है कि इस हम पानी का किस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे सामने 2 चीज़ें हैं कि हम वर्षा के पानी को या जो हमारा धरती का नीचे का पानी है, इस पानी का हम उपयोग किस प्रकार से कर रहे हैं। तो सबसे पहले उपयोग की बात करते हैं कि हम पानी का उपयोग कहाँ करते थे। तो मैंने आपको पहले बता दिया कि मानव जीवन के लिए पानी बहुत महत्वपूर्ण है। मनुष्य की दैनिक गतिविधियों में, खान पान से लेकर हर चीज़ों में, है ना, नहाने धोने से लेकर हर चीज़ों में, है ना। लेकिन जब से औद्योगिकीकरण हुआ है, जब से शहरीकरण हुआ है, तो औद्योगिकीकरण आप समझते ही होंगे, और उद्योग धंधों का लगना, शहरों का बनना, छोटे छोटे कस्बे भी क्या हो गए, शहरों में तब्दील हो गए, इसको हम शहरीकरण कहते हैं। और गाँव का शहरों में बदल जाना, ऐसे के हिसाब से आप कह सकते हैं, या शहरों में वो सारी। तो जब जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है तो गांव भी शहरों में परिवर्तित हो जाते हैं, वहाँ उसी प्रकार की व्यवस्था करनी पड़ती है, उसी प्रकार वहाँ पे संसाधनों की व्यवस्था करनी पड़ती है, उसी प्रकार आवास से लेके, भोजन से लेके, पानी से लेके, उद्योग धंधों से लेके हर चीज़ की स्थापना, और सड़कों से लेके, परिवहन के साधनों से लेके हर चीज़ की आवश्यकता वहाँ पड़ती है। तो पानी की भी आवश्यकता पड़ती है। जब शहर बसते हैं तो सारा का सारा फैक्ट्रियों में इस्तेमाल करने के लिए ये पानी वहाँ चला जाता है। फिर जब शहर लगेंगे तो शहरों में ऊर्जा की आवश्यकता है, बिजली की आवश्यकता है, बिजली बनाने के लिए भी पानी की आवश्यकता पड़ती है। आप नहीं पढ़ा होगा कि ऊर्जा के संसाधन, है ना,
तो ऊर्जा हमें किससे मिलती है? अब ऊर्जा तो हमें विभिन्न चीज़ों से मिलती है, सौर ऊर्जा मिलती है, पवन ऊर्जा मिलती है, लेकिन जो हमारे ज़्यादातर उद्योग धंधों में ज़्यादातर ये तो हम सौर ऊर्जा के प्लांट अब नए उद्योग के रूप में हम लगा रहे हैं, लेकिन पहले तो ज़्यादातर हम बिजली का ही प्रयोग कर रहे हैं ना उद्योग धंधों में। तो बिजली के लिए भी पानी, और बिजली किससे बन रही? पानी से। जल संसाधन है ना, जल संसाधन ही इसमें प्रयोग में आ रहा है। हाइड्रल पावर जिसको हम कहते हैं, है ना, पावर दो प्रकार के होते हैं, थर्मल पावर और हाइड्रल पावर। तो हाइड्रल पावर माने बिजली, पानी बनना, पानी से बिजली बनना, ये तो ये है ना। तो इस प्रकार आप देखिए कि शहरीकरण से, औद्योगिकरण से, फैक्ट्रियों में से इसका इस्तेमाल हो रहा है। फैक्ट्रियों में इस पानी में क्या हो रहा है? औद्योगिक अपशिष्ट मिल रहे हैं, रसायन मिल रहे हैं, कीटनाशक मिल रहे हैं। गाँव में भी हम सिंचाई के लिए इसका प्रयोग कर रहे हैं, जगह जगह नलकूप लगा रहे हैं, ट्यूबवेल लगा रहे हैं, जिसमें निजी कुएँ खोद रहे हैं और खादों का प्रयोग कर रहे हैं। तो इन खादों का प्रयोग कर रहे थे, इन उर्वरकों का भी प्रयोग कर रहे हैं, तो उर्वरकों से भी पानी या अपशिष्टों से भी पानी गंदा होता जा रहा है। तो आपने कई बार सुना है ना कि जल प्रदूषण है ना, पानी का दूषित हो जाना, गंदा हो जाना, जल प्रदूषण है ना। तो ये जल प्रदूषण भी खुद हो रहा है, उससे भी पानी खराब हो रहा है। अब देखिए कितनी विडंबना है कि 3% पानी हमारे पास है और उस पानी का हम अत्यधिक शोषण कर रहे हैं। उस पानी को हम क्या कर रहे हैं? उसमें अपशिष्टों को डाल रहे हैं, उसमें हम उस जल को प्रदूषित कर रहे हैं। तो क्या होना चाहिए? नहीं ना, ये नहीं होना चाहिए। तो क्या अब हमारे संदर्भ में हमारे सामने की तो एक हो गया कि पानी की कमी है बे, तो पानी को हम क्या कर सकते हैं? किसी न किसी प्रकार से इसका हमें क्या करना है? जल संरक्षण करना है। जल संरक्षण एवं प्रबंधन। जल का संरक्षण कैसे करेंगे? संरक्षण माने बचाव, है ना, संरक्षण माने बचाना। आप कहेंगे गुरुजी पानी को हम कैसे बचाएंगे? भाई इसका अत्यधिक शोषण ना करें, जितना हमें प्रयोग करना है उसका उसी प्रकार से प्रयोग करें, है ना। घरों में भी क्या करते हैं लोग, कई बार नल को खुला छोड़ देते हैं, है ना, और गप बाल्टी भरती रहती है, वो गप्पे मारते रहते हैं इधर उधर, है ना। फिर जाते हैं तब तक पता चलता है एक बाल्टी पानी और गिर गई कहीं पे। तो ये हम क्या कर रहे हैं? जल को बचा रहे हैं? नहीं, बल्कि जल को हम क्या कर रहे हैं? एक प्रकार से वेस्ट कर रहे हैं। तो यही तो संरक्षण करना है, यही तो बचाना है। खेतों में सिंचाई की आवश्यकता है, तो उतना जितना पेड़ पौधे मांग रहे हैं ना पानी, उतना ही पानी दो। पता चल रहा रात भर पानी लगा दिया वहाँ पे और सुबह जा करके नल बंद कर रहे हैं, ट्यूबवेल बंद कर रहे हैं, है ना। तो पानी जितना पेड़ पौधों को चाहिए भाई, जितना पेड़ को भोजन चाहिए होता है ना, उतना तो खाना खाना चाहिए, और खाना खाना चाहिए जिससे अत्यधिक क्या हो जाए? बीमारियाँ भी पैदा हो जाए, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं। हाँ, तो बच्चों इसके लिए हम क्या करेंगे? संरक्षण का उपाय करेंगे। वर्षा जल को हम रोकने का प्रयोग करेंगे। अब देखो भाई पानी, मैंने कहा पहले आपको बताया कि सब वर्षा पे जलीय चक्र के रूप में पृथ्वी में जो जल का चक्र चल रहा है ना, इस जल चक्र के द्वारा जो हमें वर्षा प्राप्त होती है, और वर्षा से जो जल प्राप्त होता है, हमें उसके लिए क्या बनाना चाहिए? वर्षा के जल को संरक्षित करना चाहिए। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया कि भाई मेघालय में, अरुणाचल प्रदेश में या कई प्रदेशों में पानी अत्यधिक मात्रा में बरसता है, तो वहाँ हमें काफ़ी पानी मिल जाता है। लेकिन कई ऐसे भी प्रदेश हैं ना, जैसे राजस्थान जैसे, जिनको हम राजस्थान का जब हम बात करते हैं तो हमारे सामने रेगिस्तान का इलाका निकल जाता है ना, जहाँ बारिश कम होती है, रेत चारों तरफ फैली हुई है। ऐसा तो दिमाग के अंदर एक धारणा आती है, अवधारणा आती है। भले अब तो राजस्थान के लोगों ने वर्षा के जल को संरक्षण के लिए क्या बना दिए हैं? टांका। अब आप कहेंगे गुरुजी टांका क्या है? वर्षा के जल को क्या करते हैं? एक छत पे चारों तरफ मुंडेर बना देते हैं, उसमें वर्षा के जल को रोकते हैं वो एक पाइप के द्वारा, और अपने घर के आंगन में या आगे पीछे कहीं पे भी जहाँ पे जगह एक बड़ा सा गड्ढा बना देते हैं और उसके अंदर डाल देते हैं पानी को, है ना। और वो पानी वहाँ पे संचित रहता है, और ये कपड़े धोने के लिए, छान करके पीने के लिए, जिस भी प्रकार से आप भी बाद में इसको प्रयोग कर सकते हैं। तो ये वर्षा जल का संरक्षण का सबसे बेहतरीन तरीका है। आजकल हमारे उत्तराखंड में भी आपने देखा हो ना, सरकार जगह जगह ढाल खाल बना रही है, चाल बना रही है ना, जगह जगह पहाड़ों पर खोद करके गड्ढे बना रही है। तो वो भी वही तो एक तरीका है ना। जहाँ जहाँ पे तुमने देखोगे तालाब बना देते लोग, जो हमारे उत्तराखंड में खाल बोलते थे ना पहले, खाल, तो बड़े बड़े तालाब बनाए जाते थे, खाल बनाए जाते थे,
उसमें वर्षा का पानी इकट्ठा होता था, उसका जल क्या होता, जानवरों को पीने के लिए या अन्य प्रकार सिंचाई के लिए, ये कई प्रकार से। अभी आपने देखोगे ना, हमारे उरेगी से थोड़ी दूर पे हम जाते हैं ना घंडियाल में, तो घंडियाल में नहीं एक तालाब बन रखा है, और साल भर उसमें से हम पानी निकालते रहते, देखते हैं ना हम जानवरों को वहाँ पे पानी पीते हुए या लोगों को भी इधर उधर ले जाते हुए। तो यही तो वर्षा जल को अगर हम रोकेंगे, इस प्रकार से खाल बनाएंगे, चाल बनाएंगे, भूमिगत जल को बचाएंगे, क्योंकि धरती के अंदर से भी तो हम पानी लेते हैं ना, धरती के ऊपर ही सब पानी थोड़ी है, थोड़ा पानी धरती के ऊपर नदियों के रूप में बह रहा है ना, झीलों के रूप में, पोखरों के रूप में बह रहा है, लेकिन आधा पानी धरती के नीचे भी ना, जो 3% पानी है उसमें से, तो उस पानी को भी बचाना है तो धरती के, चलो धरती के ऊपर नहीं तो धरती के नीचे तो रहेगा, है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पेड़ पौधे लगाएं। आप कहेंगे गुरुजी पेड़ पौधों का पानी से क्या मतलब? भाई जितना पेड़ पौधे लगाए जाएंगे उतने पेड़ पौधे क्या करेंगे, वर्षा के जल को बहने से रोकेंगे, उसको धरती में अपनी जड़ों के रूप में अवशोषित करेंगे, धरती के नीचे ले जाएंगे और वहाँ पे हमारे लिए एक पानी का स्टोर बना देंगे, एक टांका बना देंगे, एक टैंक बना देंगे। और वो उससे धीरे धीरे ये जो हमारे उत्तराखंड में जगह जगह क्या आती हैं, पंदेरे आते हैं ना, ये पंदेरों में पानी आता है, वो कहाँ का पानी है? ये भूमिगत जल का ही पानी तो है, जो कि जंगलों में पेड़ों के द्वारा धरती के नीचे अवशोषित कर लिया जाता है और उस प्रकार किसी प्रकार वाहिनिकाओं के द्वारा बहते हुए अपने लिए रास्ता बनाते हुए पंदेरों के रूप में निकल आता है। तो देखा होगा आपने, जिन गाँव के ऊपर जंगल हैं वहाँ पे हमें पीने के पानी की कोई कमी नहीं रहती है और वहाँ पे हमें पानी बहुत अच्छी मात्रा में देखने को मिल जाता है। तो इसलिए प्रकार गांव के ऊपर आप ही लगाइए। एक और बात है, ढाल लगा दिया, चाल बना दी, खाल बना दिए, टांके बना दिए, कुएं बना दिए, तालाब बना दिए, वर्षा के जल को संरक्षण करने के लिए छत से में जो का टांका भी दी वो बना दिया, और वर्षा के जल को मेखला श्रृंखला बना, जगह जगह पुल बना देनी चाहिए ना। और उनको अभी आपने देखा होगा कुछ दिनों पिछले साल मैंने आपको बताया था कि मोती बाग नाम की एक हमारी फिल्म है ना, विद्यादत्त शर्मा जी कल जी खाल ब्लॉग में, तो उन्होंने क्या बनाया है, जो उन्होंने अपना बगीचा बनाया मोती बाग, उस मोती बाग में भी तो उन्होंने वर्षा के जल को संरक्षण करने का एक बहुत बड़े ऊपर के जहाँ पे उनकी खेती बाड़ी है उसके ऊपर उन्होंने क्या बना दिया, एक टैंक बना दिया पानी का। और साल भर उसमें वो क्या करते हैं, पानी जब वर्षा का पानी होता इकट्ठा होता है साल भर उससे अपने के खेतों में सिंचाई करते हैं और बहुत अच्छा उत्पादन कर रहे हैं। 22-24 किलो के मूला माने मूली ना, देखा होगा आपने, टीवी में समाचार आ रहे हैं, अखबारों में समाचार आ रहे हैं। तो यही तो एक तरीका है कि हम इसका किस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं, है ना बच्चों। तो मैं आशा करता हूँ कि मैं फिजिकल रूप में आपके सामने नहीं हूँ, लेकिन ये आप मेरी आवाज़ से ही आप कुछ न कुछ इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों, वर्षा के जल को हमें संरक्षित करना है। सरकार में इसने बहुत अच्छा काम कर रही है। सरकार भी जगह जगह बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं लगा रही है। अब आप कहेंगे गुरुजी कि ये नदी घाटी परियोजना क्या है? नदियों में पानी को क्या करता है, रोका जाता है और बांध बनाए जाते हैं और उनको एक साथ कई उद्देश्यों की प्राप्ति इनसे हमें हो जाती है, इन बांधों से। तो इसीलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। नदियों की घाटियों पे, नदियों के बेसनों पे क्या बनाए जाते हैं, बांध बनाए जाते हैं। और मैं श्रेय देना चाहता हूँ पंडित जवाहरलाल जी नेहरू। सुने होंगे आपने, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, है ना। तो इन्होंने भाखड़ा नागल बांध बनाया था सतलज ब्यास नदी पे, है ना। और आपने देखा होगा महानदी बेसिन पे हीराकुंड बांध बनाया है। और ये क्या कहते हैं, मध्य प्रदेश गुजरात में सरदार सरोवर बांध बना है, हमारे उत्तराखंड में टिहरी बांध बना है। तो जब बांध बनते हैं तो बांधों से पानी रोका जाता है और पानी रोक करके एक साथ में बिजली के लिए, सिंचाई के लिए, पीने के लिए, मत्स्य पालन के लिए, नौकायन के लिए, पर्यटन के लिए, कई प्रकार के एक साथ कई उद्देश्यों की हमारी पूर्ति हो जाती है। और इस प्रकार हम पानी का सदुपयोग कर सकते हैं। भले बांधों के संदर्भ में जब बांध बने तो लोगों ने कहा भाई इसको पर्यावरण को खतरा है, बांध टूट जाएंगे। तो ये बहुत सारे, जैसे कि सरदार सरोवर जब बांध बन रहा था तो मेगा पाटकर ने वहाँ पे आवाज़ उठाई थी। इसी प्रकार अब टिहरी बांध बन रहा था तो चंडी प्रसाद भट्ट जी ने वहाँ पे आवाज़ उठाई थी। श्री नरेंद्र सिंह नेगी जी ने गाना गाया है ना, टिहरी डुबुनो च बेटा बांध का खातिर, है ना। तो जब भी कोई चीज़ें बनती हैं तो उनके दोनों पक्ष होते हैं, उनके लाभ भी होते हैं, कुछ हानियाँ भी होती हैं। तो हमें हानियों को तकनीकों के द्वारा तकनीकों का प्रयोग करके इस प्रकार से बांधों का निर्माण करना चाहिए जिससे कि लोगों को कम से कम हानि हो, लोगों का पुनर्वास हो जाए और उस इलाके में हमें बांध देखने को मिल जाए, तो उससे हम कई उद्देश्यों की प्राप्ति कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे छात्र छात्राओं,
कि मुझे उम्मीद है कि आज जो मैंने आपके सामने जल संसाधन नामक पाठ रखा, इससे आप समझ रहे होंगे कि हमारे पास जल एक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण संसाधन है। जल ही जीवन है और हमें इसका बचाव करना है, इसका सतत पोषण विकास करना है। ये पानी आज भी सुरक्षित रहे और हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए आगे भी सुरक्षित रहे। इस भावना के साथ हमें इस पाठ को समझना है और आप सब स्वस्थ होंगे, प्रसन्नचित्त होंगे और जल्दी ही लॉकडाउन खुलेगा, कोरोना हारेगा तो हम आपकी फिर भेंट होगी और फिर हम आपको इसको भौतिक रूप से भी पाठों को जितने हम आपको वीडियो के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं और जब हम आपके सामने आएंगे तो मौके तो फिर आपको इनको हम फिर दोबारा से पढ़ाएंगे शुभकामनाओं के साथ।